गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त, ठीक है, ब्लड जिसको कहते हैं। देखिए रक्त क्या होता है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब यदि हम कपड़े से किसी वस्तु को छानते हैं, ठीक है, वस्तु में कहीं जैसे हम चाय को छानते हैं तो अधिकांश भाग क्या होता है, नीचे गिर जाता है और कुछ भाग क्या हो जाता है, ऊपर रुक जाता है। तो जो ऊपर रुकता है वही क्या है, कोलाइड। जैसे हम दूध को छानते हैं तो अधिकांश भाग नीचे गिर जाता है और कुछ भाग क्या होता है, मलाई उसके ऊपर रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार से रक्त भी क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, रक्त क्या है, यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, और रक्त को हम क्या कह सकते हैं, रक्त हमारा क्या है, एक संयोजी ऊतक जिसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, या हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, जोड़ कर रखता है। ये रक्त एक संयोजी ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये हमारे पूरे शरीर में हमेशा दौड़ता रहता है। ठीक है, रक्त। तीसरा, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, देखिए मेल में रक्त, ठीक है, मेल में रक्त की मात्रा मतलब पुरुष में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है हमारे शरीर में। यदि व्यक्ति का वजन कितना है, 70 किलोग्राम, कितना है, 70 किलोग्राम का व्यक्ति है, तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर वजन पाया जाता है। ठीक, और फीमेल में लगभग 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर वजन या रक्त हमारे शरीर में वजन पाया जाता है। ठीक है, तो रक्त क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है, और यह क्या है, संयोजी ऊतक है, और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, और मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। अब देखिए रक्त स्टोर कहाँ रहता है, स्टोर कहाँ रहता है, स्टोर कहाँ रहता है, स्प्लीन में स्टोर रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लीहा। और जब रक्त हमारा नष्ट हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है रक्त कणिकाओं का, तो कब्र इसको कहा जाता है। तो रक्त का कब्र किसे कहते हैं, इसी प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। स्टोर भी कहा जाता है प्लीहा में, और कब्र कहा जाता है हमारा प्लीहा में। देखिए कभी कभी जब हमको मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है तो हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारा प्लीहा, स्प्लीन में स्टोर रहता है प्लीहा। तो क्या होता है, स्प्लीन जब हमारा डिस्टर्ब हो जाता है कुछ किसी वजह से, ठीक है, मलेरिया नामक बीमारी में, तो रक्त का तापमान हमारे शरीर के अंदर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान हमारे रक्त का क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए हमको क्या लगने लगती है, ठंडी लगने लगती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए अब उसके बाद हीमोग्लोबिन की मात्रा, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो पुरुषों में 14 ग्राम डेसीलीटर होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन की मात्रा
फीमेल में मतलब पुरुष में कितनी होती है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, ठीक है। और देखिए जिसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाएगा उसमें आयरन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। इसलिए आयरन में क्या होता है, लोहा, इसलिए पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है महिलाओं की अपेक्षा। इसलिए पुरुषों का शरीर क्या होता है, कठोर होता है, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा कितनी जाती है, फीमेल में इसकी मात्रा 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, ठीक है। तो इसलिए फीमेल का शरीर मतलब स्त्री का शरीर क्या होता है, कोमल होता है, किसकी अपेक्षा, पुरुष की अपेक्षा, क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं, अब देखिए रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण क्या होता है, हमारा रक्त वाहिनियों में, ठीक है, धमनी और शिराओं में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से आप मोटर चलाते हैं, मोटर की सहायता से पानी को आप टंकी में चढ़ाते हैं ऊपर, ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय रुधिर को क्या करता है, मोटर की तरह कार्य करता है, निरंतर क्या करता रहता है, पंप करता रहता है रुधिर को, ठीक है। परिसंचरण, हमारे पूरे शरीर में रुधिर क्या होता है, हमेशा दौड़ता रहता है, ठीक है। तो रुधिर परिसंचरण का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, देखिए रक्त के कार्य, ठीक है। रक्त क्या करता है, हमारे शरीर में तापमान का क्या करता है, नियंत्रण करता है। पहला कार्य क्या है, तापमान का नियंत्रण करता है, तापमान का नियंत्रण करता है। पहला कार्य क्या है, तापमान का नियंत्रण करना। देखिए और क्या कार्य, पोषक पदार्थों को हमारे शरीर के सभी अंगों कहीं या कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है। दूसरा, पोषक पदार्थों को का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का क्या करना, परिवहन करना। तीसरा कार्य क्या है, O2 और CO2 का परिवहन करना। और चौथा कार्य क्या है, चौथा कार्य है इसका कि यह हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जित पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। सभी पदार्थों मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। आप अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हमारा त्वचा उत्सर्जन का कार्य करता है, त्वचा से पसीना निकलता है, फेफड़ा कार्य करता है, वाष्प निकलता है, CO2 निकलता है, ठीक है, फेफड़े से। फिर रेक्टम है और उसके बाद हमारी किडनी है, ठीक है, जो क्या करती है, ब्लड से हमारी यूरिया को क्या करती है, अलग करती है, छान करके अलग करती है। तो ये सारे हमारे उत्सर्जी अंग हैं। तो ब्लड रक्त में क्या करता है, वृक्क में आता है, जिससे यूरिया को क्या करता है, वो अलग कर देता है। वृक्क हमारा किससे, रक्त से, ठीक है। तो रक्त क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। आगे देखते हैं,
पोषक पदार्थों का परिवहन करना, O2 और CO2 का परिवहन करना, सभी पदार्थों का परिवहन करना आदि रक्त के कार्य है। ठीक है, और आगे देखिए अब देखिए रक्त को हम दो भागों में विभाजित करें। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। पहला देखिए प्लाज्मा, पहला प्लाज्मा और दूसरा क्या है? रुधिराणु। पहला भाग हमारा क्या है? प्लाज्मा और दूसरा भाग हमारा क्या है? रुधिराणु। देखिए रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी जाती है? 60, मतलब कितनी जाती है? 60%, और रुधिराणु की मात्रा कितनी जाती है? 40%। ठीक है, और प्लाज्मा जो होता है ये हमारे रक्त में कौन सा भाग होता है? द्रव भाग होता है। कौन सा भाग होता है? द्रव भाग होता है। ठीक है, और रुधिराणु जो होते हैं एक ठोस भाग होते हैं। रुधिराणु जो होते हैं ठोस भाग होता है। ठीक, अब देखिए जब हम कोई जांच कराने जाते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, जितनी भी जांच होती है, तो रुधिराणु से हम जांच नहीं कराते हैं। किससे कराते हैं? प्लाज्मा से। ठीक है, रुधिराणु क्या होते हैं? बढ़ते बिगड़ते या चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्लाज्मा नहीं। प्लाज्मा हमेशा क्या होता है? समान रहता है। ठीक है, तो ब्लड की जांच किससे की जाती है? प्लाज्मा से की जाती है, ना कि रुधिराणु से। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा क्या है? ग्लोब्यूलिन्स। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूलिन्स। अब देखिए ये क्या है? प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। देखिए फाइब्रिनोजन और क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या करती हैं? रक्त को क्लॉटिंग में, मतलब थक्का जमने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ठीक है, रक्त के थक्का जमने में क्या करती हैं? भाग लेती हैं या सहायता करती हैं। ठीक है, याद लीजिए ब्लड के क्लॉटिंग में भाग लेती है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है? तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का हमारे शरीर के यकृत से। ठीक है, कहां से होता है? यकृत से। अब देखिए तीसरा है ग्लोब्यूलिन्स। इसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर के परासरण दाब को क्या करता है? नियंत्रण करता है। परासरण दाब को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए जो प्लाज्मा होता है लगभग इसमें हमारे शरीर में 90% क्या होता है? जल होता है प्लाज्मा, लेकिन 9%, ठीक है 90% क्या होता है? जल होता है। और सॉरी 90% नहीं, 91% क्या होता है? जल होता है। और 9% क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए
अकार्बनिक पदार्थों में से Cl सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, इसके कारण हमारा ब्लड रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, NaCl और NaSCO3 के कारण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा 60% होता है, द्रव वाले हाइड्रोजन प्राथमिक ग्लोबुलिन्स प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबुलिन्स क्या करता है, पराशर दाब को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और 91% प्लाज्मा क्या होता है, जल होता है। 9% में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और जिसके कारण हमारा रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। देखिए ग्लोबुलिन्स प्रोटीन, ग्लोबुलिन्स जो होता है ये हमारे शरीर के लिम्फाइड अंग से इसका क्या होता है, निर्माण होता है, जबकि हाइड्रोजन और प्रोथाम्बिन का निर्माण कहाँ होता है, एक। अब बात आती है रुधिराल। रुधिराल 40% होते हैं। ठोस भाग होता है हमारे शरीर का, मतलब शरीर का नहीं कहिए, रक्त का ये क्या होते हैं, ठोस भाग होते हैं। जैसे चाय पत्ती होती है, तो चाय पत्ती में जल भी रहता है, चीनी रहता है, चाय पत्ती आप डालते हैं। ठीक है, तो जो अधिकांश भाग नीचे चला जाता है, आपने क्लास में मान लीजिए उसको क्या है, प्लाज्मा, उसको आप द्रव मानिए, और जो चाय पत्ती रुक जाती है उसको क्या मानिए, रुधिराल। ठीक है, आगे देखिए रुधिराल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं रुधिराल। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा प्लेटलेट्स। तीसरा हमारा क्या है, प्लेटलेट्स। इसको हम आरबीसी को कहते हैं लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, बिंबाणु। क्या कहते हैं, बिंबाणु। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। देखिए आरबीसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। देखिए आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये सब इसके टेक्निकल नाम है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक, इसका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 7 दिन होता है। ठीक है, और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आरबीसी से आप डीएनए की जांच नहीं कर सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, और इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आपको डीएनए टेस्ट करना हो तो किससे चेक कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी, ना कि इससे आरबीसी से और प्लेटलेट्स से आप डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल डब्ल्यूबीसी से कर सकते हैं। अब देखिए इसकी आरबीसी की आकृति क्या होती है, गोल होती है। इसकी आकृति क्या होती है, गोल होती है, और डब्ल्यूबीसी की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। और इसकी प्लेटलेट्स की आकृति क्या होती है, हमारे शरीर में इसकी आकृति होती है लगभग उत्तल लेंस के समान। यदि आप स्लाइड्स बनाकर देखेंगे इसकी संरचना कैसे दिखेगी, उत्तल लेंस के समान दिखेगी। अब देखिए इसकी मात्रा हमारे शरीर में जो होती है, आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में लगभग क्या होती है, 50 अरब होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है, 50 अरब।
और इसकी मात्रा कितनी होगी? 10,000। 10,000 और इसकी मात्रा कितनी है? 2। ठीक है, ये इतनी मात्रा हमारे शरीर में है तो हमारे शरीर को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से सुन लीजिए, ये 60% होता है, 40% होता है, जो भाग होता है वो ठोस भाग होता है बिल्कुल। हाइड्रोजन प्रोथाम्बिन ग्लोबुलिन्स ये तीनों प्रोटीन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन प्रोथाम्बिन का निर्माण एंट्रिक्स से होता है, ग्लोबुलिन्स का निर्माण किससे होता है, और ये हमारे शरीर के पराशरण काल को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ग्लोबुलिन्स का निर्माण लिम्फोसाइट्स अंग में होता है। ये 91% प्लाज्मा में जल होता है और 9% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण जैसे NaCO3, जिसके कारण क्या होता है? रुधिर हमारा क्षारीय होता है। फिर रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्ड सेल्स, इसको हम डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स, प्लेटलेट्स कहते हैं। फिर लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और इसको क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। जीवन का 120 दिन, इसका डब्ल्यूबीसी का 4 दिन और इसका कितना होता है? 7 दिन। केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इससे डीएनए की जांच नहीं कर सकते हैं, और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसकी मात्रा कितनी है? 50,000, इसमें 10,000 और इसमें 2,000। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।